प्रकाश के लिए इनमें से कौन सी चीज आपको गलत नजर आ रही है कि ये गलत है? आपको पता है मेरे दोस्तों, लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है? जिनको आगे चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, निर्वात में भी चल सकती है। और ये तो बोल रहा है निर्वात में से नहीं गुजर सकती। अरे भैया, ये तो गलत हो गया। आपको पता है इट मूव फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। क्या ये ध्वनि की गति से भी तेज गति पे चलता है क्या? बिल्कुल। ध्वनि की तो कितनी है, 344 मीटर पर सेकंड है लगभग लगभग हवा में। जबकि जो लाइट की स्पीड है वो 3 × 10⁻⁸ बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ये आप लोगों को दिया हुआ है गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अंदर आप लोग बताएंगे। आप लोगों से बोला जा रहा है जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो क्या होता है? तो सघन माध्यम क्या होता है? ऐसा माध्यम जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। जैसे ये मान लो ऊपर क्या है, ग्लास है। ऊपर क्या है दोस्तों, कांच है। ऑब्वियसली बात है, कांच का जो घनत्व होता है वो वायु के घनत्व से बहुत ज्यादा होता है। तो कांच यहाँ पर कैसा मीडियम हो गया सर? डेंसर मीडियम हो गया, सघन माध्यम हो गया। और यहाँ पर जो एयर है, जो वायु है, वो कैसा मीडियम हो गया? रेयर मीडियम हो गया, विरल माध्यम हो गया। तो मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आई इस सघन माध्यम से, ऐसे आई। जाना कैसे चाहिए था सर? जाना चाहिए था बिल्कुल ऐसे। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जहां पर ये टच करता है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल यानी अभिलंब। तो जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये रहा नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाती है। अगर ऐसे आता तो हम लोग बोलते हैं नॉर्मल की तरफ आ रहा है, लेकिन नॉर्मल से दूर हट रही है। तो जब भी कोई लाइट रे दोस्तों डेंसर से रेरर में आता है, सघन से विरल में आता है, तो नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। नॉर्मल यानी अभिलंब, तो अभिलंब से क्या हो जाती है दोस्तों? दूर मुड़ जाती है, दूर हट जाती है, कैसे भी आप लोग बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोगों को बोला जा रहा है जब भी दोस्तों बिजली तड़कती है तो आपको पता है दिख पहले जाती है कि बिजली तड़क रही है, और आपको उसकी जो साउंड होती है वो बाद में सुनाई देती है। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि साउंड की स्पीड बेचारे की कम है, आपके पास आने पे उसको समय लगेगा। जबकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, वो आपके पास में जल्दी आ जाएगा। तो इसका कारण क्या हो जाएगा? क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। कल ही मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, कोई भी गलती इसमें मत करना। आप लोगों से क्या बोला जा रहा है, एक उत्तल दर्पण के सामने, है ना, ये आपका एक कॉन्वेक्स मिरर है, एक उत्तल दर्पण है, इसके सामने आपने किसी वस्तु को रख दिया। तो ध्यान रखिए, जब भी कॉन्वेक्स मिरर होगा, उत्तल दर्पण होगा, इसके द्वारा जब भी प्रतिबिंब का निर्माण होगा, वो प्रतिबिंब कैसा होगा? हमेशा वर्चुअल होगा। हमेशा वर्चुअल प्रतिबिंब बनता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखिए। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है दोस्तों? इरेक्ट होता है, हमेशा सीधा होता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो स्ट्रेट होता है। तो इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी कॉन्वेक्स से, हमेशा वर्चुअल, रियल हो ही नहीं सकता। रियल हो ही नहीं सकता, हमेशा वर्चुअल होगा। वर्चुअल इमेज हमेशा स्ट्रेट होता है, हमेशा इरेक्ट होता है। और क्या आप लोग जानते हो, इस कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जब भी इमेज बनेगी, हमेशा जो इमेज बनती है छोटी बनती है। वस्तु का जो साइज होता है इससे हमेशा छोटी बनता है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। रुको, चलिए आंसर बताइए इसका। आप लोगों को बोला जा रहा है दोस्तों, ये ए पॉइंट और इस बी पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालो, या इसका तुल्यमान प्रतिरोध निकालो। तुल्यमान का मतलब क्या है? इन दोनों की जगह आप लोगों को एक रेजिस्टेंस लगाना है जो इनके इक्विवेलेंट हो। मतलब जो काम ये दोनों रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, मिलके कर रहे हैं, उसकी जगह आपको एक रेजिस्टेंस लगाना है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे मेरे दोस्तों,
जब भी कोई दो प्रतिरोध, जैसे मान लीजिए एक प्रतिरोध है R1, कोई दूसरा प्रतिरोध है R2, अगर जब भी कोई दो प्रतिरोध सीरीज में होते हैं, श्रेणी में होते हैं, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, समतुल्य प्रतिरोध होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2। क्लियर? अब आप लोग देखने पे लग रहा होगा कि सर ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध तो सीरीज में नहीं है, पैरेलल में। अरे दोस्तों सीरीज में देखो, ये आप लोगों का ए पॉइंट हो गया, ये R/4 है ना? ये कौन सा है? R/4 है। और देखो ये ए और बी को, इसको, ये ए है और बी, इसको खड़ा कर लो, इसको खींच लो। अगर आप लोग इसको खींचोगे तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा ए, ये प्रतिरोध होगा आप लोगों का R/4, और ये एक और आ जाएगा आपका R/4, और ये पॉइंट आपका आ जाएगा बी। तो आप लोग मुझे बताइए ए और बी पॉइंट के बीच में जो दो रेजिस्टेंस है, ये कैसे हैं? सीरीज में दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में दिख रहे हैं? सर मुझे तो सीरीज में दिख रहा है, एक के जस्ट बाद में दूसरा सीरीज में दिख रहे हैं। और जब भी सीरीज में रेजिस्टेंस होता है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? दोनों को सिंपली जोड़ दो, तो R/4 प्लस R/4 कर लो, कितना आ जाएगा आप लोगों का? R/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसके लिए समय दूंगा मैं एक्स्ट्रा, समय है बहुत एक्स्ट्रा, आराम से करो इसको। देखो आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि सर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतना, वो तो मुझे ही पता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2018 का, ठीक है। और करंट की वैल्यू, विद्युत धारा का मान आपको दिया हुआ है 300 मिली एम्पियर, यानी करंट की वैल्यू आपको दिया हुआ है 300 मिली एम्पियर। दोस्तों मिली का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -3, तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो 300 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, ये आपकी वैल्यू है करंट की। आप लोगों से पूछा जा रहा है 1 मिनट में एक लैंप से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए लैंप था, इसमें से करंट प्रोवाइड हो रही है। क्लियर है क्या? आप लोग जानते हो जो करंट होता है, विद्युत धारा होता है, वो क्या होता है? आवेश की प्रवाह की दर, यानी आवेश बटे समय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट आप लोगों को कितनी दी हुई है सर? 300 मिली एम्पियर, यानी 300 इंटू 10 की पावर -3, ये इतनी आपको करंट दी हुआ है। आप लोगों को टोटल आवेश बताना है, आवेश कितना है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वो कितना है आप लोगों का? इतना है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं n इलेक्ट्रॉन गुजरे, तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश था, टोटल n पे कितना होगा? n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और कितने समय में गुजरे? 1 मिनट, यानी 60 सेकंड में गुजरे। तो अब आप लोगों को n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? इसको मल्टीप्लाई करो इससे, भाग दो इससे, तो जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.125 इंटू 10 की पावर 20 हो गया ना, 10 की पावर 20 हो गई है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी था लेकिन ग्रुप डी में आया हुआ था, बस मैंने आपको बता दिया करते कैसे। आप लोगों से मान लो कभी एग्जाम में आ भी जाएगा और इजीली आप लोग की वैल्यू दी होगी, तो आप लोग इसको बहुत जल्दी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। अरे इसमें भी टाइम ज्यादा चला गया क्या? चलो इसका तो टाइम यहीं पर रोक रहा हूं मैं ना, आराम से टाइम दे दिया था मैंने इसका। चलो इधर आओ। देखो आप लोग ध्यान रखेंगे, कुछ आप लोगों के तत्व ऐसे होते हैं जिनमें से करंट इजीली फ्लो कर जाती है, और उनको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर, या फिर हम लोग उनको बोलते हैं चालक। और आप लोग ध्यान रखेंगे जितने भी मेटल्स होते हैं वो आप लोगों के क्या होते हैं? चालक होते हैं, क्योंकि इनमें से करंट इजीली फ्लो हो जाती है। आप लोग के दोस्तों जो नॉन मेटल्स होते हैं वो होते हैं आप लोगों के बैड कंडक्टर, यानी कुचालक। उनको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनमें से करंट इजीली फ्लो नहीं कर पाती। और कुछ आप लोगों के एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी, जिनकी चालकता मेटल से तो कम होती है लेकिन नॉन मेटल से ज्यादा होती है, उनको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर हम लोग बात करें किसी कंडक्टर की, किसी चालक की अगर हम लोग बात करें, चालक का मतलब क्या है? मेटल की अगर बात करें, तो अगर आप लोग इनका टेम्परेचर बढ़ाओगे, तापमान बढ़ाओगे, तो इनका रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है, इनका प्रतिरोध बढ़ता है। लेकिन सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक में क्या होता है? अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है मेरे दोस्तों? कम होता है।
तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों के बारे में ध्यान रखना। कंडक्टर का पूछा जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, अगर अर्धचालक का पूछा जाए, सेमी कंडक्टर का पूछा जाए तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है। ये दोनों ही आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। अरे मैं पोल बार बार इतना ज्यादा समय के लिए क्यों दे रहा हूँ मैं। चलो इसमें थोड़ा ज्यादा समय ले लो आप, है ना, न्यूमेरिकल। चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, 1000 वाट का एक हीटर है, आपके पास में हीटर है, इसकी पावर कितनी है, आपको पावर दी हुई है कि ये 1000 वाट का एक ये हीटर है। चलो मान लिया, इसका यूज आप लोग कर रहे हो प्रतिदिन 2 घंटे तक। आप लोग दिन में मान लीजिए सुबह नहाने जाते थे आप लोग, सबसे पहले आपके पापा जाते थे, फिर आप जाते थे, फिर आपका भाई जाएगा, मान लीजिए पूरा कितने समय के लिए आपको हीटर चल रहा है, 2 घंटे के लिए चल रहा है। और आप लोगों से पूछा जा रहा है 10 दिन में टोटल बिजली की खपत कितनी होगी। तो प्रतिदिन आप लोगों का 2 घंटे चल रहा है, तो 10 दिन में हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल 20 घंटे तक आपने चलाया, 20 आवर तक आप लोगों ने चलाया। समझ गए बात को। तो आप लोग ध्यान रखें, इस 1000 वाट को क्या मैं 1 किलोवाट बोल सकता हूं क्या। बिल्कुल सही बात है, ये 1 किलोवाट का जो उपकरण है आपने कितने घंटे तक चलाया, 20 आवर तक चलाया। तो टोटल खपत कितनी होगी, 20 × 1 20, तो 20 किलोवाट आवर की खपत होगी। एक किलोवाट आवर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो 20 यूनिट की खपत होगी, ठीक है। और इस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 किलोवाट आवर, ऑप्शन नंबर ए, या फिर आप लोग बोल सकते हो 20 यूनिट की खपत होगी। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। इसका समय आप लोगों को वही वापस से 20 सेकंड के लिए मिलेगा, बताइए। आप लोगों से बोला जा रहा है दोस्तों, एक जहाज है वो एक नदी से समुद्र में पहुंचता है, तब क्या होगा। आप लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए पानी है, इसके अंदर कोई भी आपकी वस्तु आएगी, चाहे शिप आए चाहे कोई भी वस्तु आए, तो इस पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं बायंसी फोर्स, यानी उत्प्लावन बल। ये बात आप लोगों को क्लियर है। अगर आप लोगों से पूछा जाए ये बायंसी फोर्स का मान कितना होता है, तो जब शिप पानी के अंदर आया था तो कुछ पानी इधर उधर गया होगा, विस्थापित हुआ होगा, क्योंकि जब शिप नहीं था वहां पर पानी पानी था, जैसे शिप आ गया वहां का पानी इधर उधर कहीं पर चल जाएगा। तो जो भी लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है, जो भी द्रव विस्थापित हुआ है, उस द्रव का जो भार होता है ना, वही क्या होता है, बायंसी फोर्स होता है। यानी बायंसी फोर्स क्या होता है, भार के बराबर। भार का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी। एम इंटू जी आपको किसका लेना है, जो द्रव विस्थापित हुआ है ना उसका लेना है। जितना द्रव विस्थापित हुआ है ना, विस्थापित द्रव का भार लेना है आपको, विस्थापित द्रव का। तो m क्या होता है, द्रव्यमान कितना होता है आप लोगों का, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी घनत्व इंटू आयतन को ही आप लोग बोलते हो द्रव्यमान इंटू जी। अब ये डेंसिटी आपको किसकी लेनी है, जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ, जो द्रव विस्थापित हुआ। अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो बायंसी फोर्स ज्यादा होगा क्या, उत्प्लावन बल बिल्कुल ज्यादा होगा। तो आप लोग जानते हैं जो समुद्री पानी होता है उसका घनत्व ज्यादा होता है, कल मैंने आपको बताया था ना। तो अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उसका घनत्व ज्यादा होगा, तो बायंसी फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी ऊपर की ओर फोर्स जो लग रहा है वो ज्यादा होगा। तो जब शिप आप लोग का नदी से समुद्र में आएगा, इसके ऊपर की ओर फोर्स ज्यादा लगेगा, यानी थोड़ा सा ऊपर की ओर ही उठता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोगों से पूछा जा रहा है, जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से, तलहटी का मतलब है बॉटम से सरफेस तक आ रहा है, ऊपर तक आ रहा है, तो क्या हो रहा है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, जब भी किसी लिक्विड में है ना, जब भी कोई लिक्विड है, जैसे जैसे आप लोग गहराई में जाते हो, जैसे जैसे गहराई में जाते हो, तो प्रेशर की जो वैल्यू होती है, दाब का मान बढ़ता है। तो जब एयर का बबल यहाँ पर था, वायु का बुलबुला इधर था, तब इस पे चारों ओर से लगने वाला प्रेशर की वैल्यू क्या थी दोस्तों, ज्यादा थी। अगर जब ये ऊपर आ रहा है तो ऊपर थोड़ा प्रेशर उतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा कम ही लग रहा है।
तो नीचे प्रेशर ज्यादा, इसका मतलब उसका साइज क्या था, कम था। जैसे जैसे ऊपर आएगा अब उतना प्रेशर नहीं लग रहा, यानी इसको फैलने का मौका मिलेगा। तो साइज में क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ोतरी हो जाती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या साइज में बढ़ जाता है या आकार में बढ़ जाता है। दोस्तों थम्स अप करते रहिए, ऐसे क्यों करते हो आप लोग। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। दोस्तों तो गणित का क्वेश्चन हो गया यार, ये तो गणित का क्वेश्चन हो गया, बताओ। मेरे प्यारे दोस्तों, गणित में आपने एक चैप्टर पढ़ा है क्या, मेंसुरेशन। आपने चैप्टर पढ़ा है मेंसुरेशन, बताओ। तो अगर आप लोगों ने मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ा है, उसके बाद में अगर आप लोग ऐसी गलती करोगे तो क्या होगा, मुझे बताओ। ये तो आपने ब्लंडर कर दिया, ब्लंडर। अरे मुझे गणित नहीं आती, फिर भी मुझे पता है। अब मैं एक चीज बताऊं, मैं आपके मजे लेता रहता हूं, मुझे गणित नहीं आती। दोस्तों गेट और आईएएस में मैंने 2017 का पेपर भी दिया, 2018 का पेपर भी दिया। उसमें जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आती थी वो कितने नंबर की आती है, 30 नंबर की आती थी। ठीक है, मतलब एक एप्टीट्यूड और एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होती है, वैसे 15 नंबर की आती है। तो मेरे 2017 में भी 15 में से 15 थे, 2018 में भी 15 में से 15 थे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अब आप बोलोगे सर आप गुना भाग तो कर ही नहीं पाते, आपके मन में आएगा ना, सर गुना भाग तो आप कर ही नहीं पाते। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वहां पर जो गणित आती है वो इंजीनियरिंग वाली आती है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, है ना आप लोगों का, डिफरेंशियल इक्वेशन। वहां पर अलग प्रकार की आती है इंजीनियरिंग मैथड, जो आप 11वीं 12वीं में पढ़ते हो। वहां पर गुना भाग नहीं आता कि ये एक बताओ, ये बताओ, राम ने शाम को बेचा 100 रुपए में, सो उसने 150 में बेच दिया, बताओ उसको कितना लाभ हुआ, वो वाली नहीं आती। वहां पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आती है, ऊपर लेवल की आती है। ठीक है, अब इधर आओ। जब एक घनीय बर्फ खंड, यानी एक बर्फ का टुकड़ा है, कैसा है दोस्तों आप लोगों का, क्यूब शेप का है, ऐसा कुछ होता है क्यूब। ठीक है, क्यूब क्या होता है, जिसकी सभी साइड बराबर होती है। अब आपने दोस्तों इसको 10 छोटे छोटे क्यूब में बांट दिया, 10 छोटे छोटे क्यूब में बांट दिया। तो आप लोग मुझे बताइए इसके वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन के पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन दोस्तों जो इसका सरफेस एरिया होगा, देखो अब एक छोटा सा क्यूब है, उसके पास में कितना सारा एरिया आ गया, सरफेस, ये एरिया आ गया, ये एरिया आ गया, ये एरिया आ गया, है ना, ये वाला एरिया आ गया, इसके पीछे वाला एरिया आ गया। समझ रहे हो, तो सरफेस एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इसके पास में सरफेस एरिया कौन सा था, ये वाला था, ये वाला था, ये वाला था, ये वाला था, पूरी 6 फेस का था। अब देखो कितनी सारी फेस बन गई। ये वाली फेस तो बनेगी, लेकिन अंदर से जो कट के आया उसके अंदर वाली सरफेस का एरिया भी तो बढ़ जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोगों से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समय की इकाई नहीं है। तो दोस्तों नैनो सेकंड भी आप लोगों का 10 की पावर 9 सेकंड हो जाएगा ना। नैनो सेकंड का मतलब क्या है, 10 की पावर -9 सेकंड, है ना। माइक्रो सेकंड का मतलब क्या है, 10 की पावर -6 सेकंड। तो इसका भी इस्तेमाल होता है सेकंड को मापने के लिए। बहुत कम, मतलब कोई घटना हो रही है जो सेकंड से भी कम समय ले रही है, उसको हम लोग नापते हैं माइक्रो सेकंड में, नैनो सेकंड में। जो लाइट ईयर होता है, प्रकाश वर्ष, दोस्तों ये दूरी का मात्रक होता है, ना कि समय का। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, देखो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये 10 की पावर -5 है, ये 10 की पावर 7 है, ये 10 की पावर 5 है, ये 10 की पावर 4 है ना। और ये क्वेश्चन नंबर 13 है, आप लोगों से पूछा गया है एक बार किसके बराबर होता है। चलिए आंसर आप लोग बताइए। आप लोगों से पूछा जा रहा है एक बार किसके बराबर होता है। दोस्तों जो बार होता है ये क्या होता है, प्रेशर की एक यूनिट होती है, दाब की एक इकाई होती है। ठीक है, और एक बार में कितने पास्कल होते हैं, एक बार में होते हैं 10 की पावर 5 पास्कल। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे,
आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। अगर दोस्तों मेरे से पूछा जाता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो मेरा आंसर हो जाता है 1000 मीटर। ये बात सही है क्या? इतना तो सभी को पता है। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है मिलीलीटर कितने होते हैं। अगर मीटर पूछता तब आंसर 1000 होता, यानी ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब आइए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए मुझे एक चीज बताइए, ये 1000 है, इसके आगे मैं 10 की पावर -3 से गुना और 10 की पावर -3 से भाग दे सकता हूँ क्या? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? और मीटर ऐसे कैसे लिख देता हूँ। और आप लोग जानते हो 10 की पावर -3 का मतलब होता है मिली। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 1000, 10 की पावर 3 की जगह मैंने लिख दिया मिली, तो ये मिलीमीटर बन गया। और ये नीचे आपका 10 की पावर -3 है ही। 10 की पावर-3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 + 3 बन जाएगा, तो 10 की पावर 3 था ही, एक और 10 की पावर 3 बन गया, यानी 10 की पावर 6 आ गया आपके पास, 10 की पावर 6 mm। 10 की पावर 6 mm का मतलब क्या है, आपके पास में 6 जीरो होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और 6, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? देखिए दोस्तों, 1 पिकोग्राम आप लोगों को बताना है कितने ग्राम के बराबर होता है ना। आपको दिया हुआ है 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है। दोस्तों पिको का मतलब होता है 10 की पावर-12। ठीक है, पिको का मतलब क्या होता है? 10 की पावर-12। तो 1 पिकोग्राम में क्या जाएगा? 10 की पावर-12 ग्राम। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोगों से बोला जा रहा है एक कोई शेल है, शेल मान लीजिए, रॉक मान लीजिए, पत्थर मान लीजिए दोस्तों, ये फूट गया, इसमें एक्सप्लोजन हो गया, ये कोई भी पटाखा है उसमें एक्सप्लोजन हो गया, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। ये किसी और गति से मोशन करेगा, ये किसी और गति से मोशन करेगा। तो ध्यान रखेंगे हमेशा जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाइड होगा यहाँ पर, यानी संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, ऑप्शन नंबर सी। संवेग संरक्षित का मतलब क्या है? पहले मास इंटू वेलोसिटी कितना था? अरे संवेग क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुना वेग। तो पहले कितना था, उसके बाद में कितना होगा? जैसे मान लो m1v1, इसका है m2v2, तो इन दोनों को जब जोड़ोगे इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी। इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी दोस्तों फूटने के बाद में टोटल मोमेंटम कितना था, टूटने से पहले टोटल मोमेंटम कितना था, ये दोनों क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोगों को बोला जा रहा है समय के साथ में विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हो? तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है? समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर, मतलब वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है समय के साथ में, इसको हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं, ना कि वेलोसिटी। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। देखो होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए आपने किसी फुटबॉल को किक मारी है, फुटबॉल गई ऐसे 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 जाके ऐसे आई, तो यहां से यहां तक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेंज, यानी परास। और ध्यान रखेंगे फुटबॉल इस जमीन से अधिकतम कितना ऊंचा गया था, तो इस वाली चीज को हम लोग बोलते हैं दोस्तों मैक्सिमम हाइट, यानी अधिकतम ऊंचाई। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ध्यान आप लोग रखेंगे। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। अब आप लोगों को बताना है उस एंगल के बारे में बताओ, उस थीटा के बारे में बताओ जहां पर परास और अधिकतम ऊंचाई बराबर हो। इन दोनों को आपको बराबर करना है, तो कर दो इन दोनों को बराबर। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर उठ गया, जी से ये जी उठ गया। साइन टू थीटा का मतलब क्या होता है सर? 2 sin थीटा कॉस थीटा। और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूं? साइन थीटा इंटू साइन थीटा।
बटे 2 तो है ही, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ठीक है। 2 इंटू 2 इधर हो जाएगा 4, ये कॉस थीटा इधर जाएगा साइन थीटा के नीचे, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर 4 और थीटा बराबर टेन इनवर्स 4। ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। आप लोगों से पूछा जा रहा है किन दो भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है या समान विमान नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर कोई दो राशि है जिनके मात्रक समान होते हैं तो उनके विमीय सूत्र भी समान होते हैं। आप लोग बस ये देख लीजिए इनमें से किसके मात्रक समान नहीं है, अगर उसके मात्रक समान नहीं है तो उनकी विमा भी समान नहीं होगी, उनके विमीय सूत्र भी समान नहीं होंगे। तो ध्यान रखिए, जो फोर्स होता है उसका मात्रक तो होता है न्यूटन, प्रेशर का होता है पास्कल, इन दोनों के मात्रक समान नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला या विमा या विमीय सूत्र कुछ भी बोल दीजिए समान नहीं होंगे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्क का जो मात्रक होता है जूल होता है, एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी का भी जूल होता है। वेट की बात करें, वेट क्या है, एक प्रकार का फोर्स होता है, इसका भी मात्रक न्यूटन होता है, फोर्स का भी न्यूटन होता है। दोस्तों मोमेंटम का जो मात्रक होता है वही मात्रक इम्पल्स का होता है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। तो जो मोमेंटम का मात्रक होता है क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, वही मात्रक किसका होता है, इम्पल्स का होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। देखिए आपके पास में क्या है, कोई पेंडुलम क्लॉक है ना, पेंडुलम क्लॉक जानते हो ना, ये ऐसा, और इसके ऊपर कुछ लटका रहता है, तो ऐसे घूमता है फिर ऐसा आता है, घूमता है इधर आता है, तो इसको पूरा इधर जाने पे और वापस आने पे जो समय लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। समझ गए बात को, ये एल क्या है दोस्तों, इसकी लंबाई है। अगर आपने लंबाई को 4 गुना कर दी, पहले एल थी अब आपने 4 एल कर दी, तो क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4 एल बाई जी। दोस्तों ये 4 आपका बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, 2 इंटू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। तो पहले 2 पाई इंटू एल बाई जी था, अब इसका 2 गुना हो गया ना, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ। देखिए आप लोगों को बोला जा रहा है दोस्तों, एक गेंद है वो किसी ऊंची इमारत की छत से, मान लीजिए ये कोई इमारत है, इसकी छत से आप लोगों ने किसी बॉल को गिराई, ऐसे गिराई है ना। आपको बोला जा रहा है कि जो बॉल है इसका त्वरण कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो तो हमको ही पता है, जब भी आप लोग किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकोगे इस पे त्वरण कौन सा कार्य करता है, गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि 3 सेकंड के बाद में, जैसे आपने छोड़ दिया, इसके 3 सेकंड के बाद में इसका वेग क्या होगा। तो फॉर्मूला आप लोग जानते हो, v बराबर u प्लस ए टी। दोस्तों ध्यान रखें, आप लोगों को जब भी कुछ भी नहीं दिया जाए कि इतने वेग से फेंका, तब तक आप लोग क्या मानोगे, इसका वेग जीरो है, जस्ट आपने इसको छोड़ा है, इसे छोड़ा है, तो उसका प्रारंभिक वेग कितना था दोस्तों, जीरो था। एक्सेलरेशन त्वरण आपको कितना दिया है, त्वरण आपको दिया हुआ है 9.8, कितने समय के बाद में पूछ रहा है, 3 सेकंड के बाद में पूछ रहा है। तो अगर ये 9.8 10 होता तो 10 इंटू 3 30 आंसर होता, लेकिन 30 से थोड़ा सा कम होगा, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमको क्या, जी की वैल्यू क्या होती है, एग्जैक्ट 9.8 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों ये मीटर स्क्वायर होगा ना, मीटर स्क्वायर। आप लोगों को बताना है पावर का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, वॉट होता है, तो किसके बराबर होता है। आइए हम लोग देखते हैं। तो पावर जो होता है वो क्या होता है आप लोगों का, वर्क अपॉन टाइम।
ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है? वर्क का मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल होता है, समय का होता है सेकंड, और जूल पर सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वॉट बोलते हैं। लेकिन आप लोगों से जो वैल्यू पूछी है जूल बट्टे सेकंड में नहीं पूछी, आपसे पूछिए किलोग्राम आना चाहिए, उसमें मीटर आना चाहिए, उसमें सेकंड आना चाहिए। तो चलो पहले जूल को चेंज करते हैं। देखो वर्क क्या होता है आप लोगों का? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन। बल का मात्रक होता है न्यूटन, विस्थापन का होता है मीटर, और ये न्यूटन इंटू मीटर ही क्या कहलाता है? जूल। यानी जूल को मैंने बदल दिया न्यूटन इंटू मीटर में, नीचे सेकंड था ही। अब न्यूटन क्या होता है? फोर्स का मात्रक होता है। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सलरेशन, यानी मास का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है न्यूटन इंटू मीटर बट्टे सेकंड। तो कुल आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ऊपर किलोग्राम, 2 मीटर यानी मीटर स्क्वायर, इस सेकंड स्क्वायर नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा? सेकंड क्यूब बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर -3। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। यदि प्रक्षेप्य के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो परास पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए मान लीजिए दोस्तों कोई भी आपने फुटबॉल है, फुटबॉल को किक मारी, फुटबॉल ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई इधर आई, तो जहां से ये स्टार्ट हुई और जहां पर आके गिरी, इस दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेंज यानी परास। जिस गति से आपने इसको फेंका था स्टार्टिंग में, जो वेलोसिटी थी वो मान लेते हैं वो यू है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। और किसी चीज में तो परिवर्तन करने को बोल नहीं रहा कि आपने थीटा चेंज कर दिया, बस आपने ये बोला है जिस वेलोसिटी से आपने फेंका था आपने इसको डबल कर दिया। तो पहले यू थी, अब 2u हो गई, तो 2u का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4u स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों कितना हो गया? 4 गुना हो गया ना। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? तो देखिए ये हमारी है पृथ्वी, इसके चारों ओर रहती है एयर। इसके चारों ओर क्यों रहती है? क्योंकि आपको पता है कोई भी दो द्रव्यमान आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा आकर्षण बल से ये अपनी तरफ आकर्षित करके रखती है ना। इस आकर्षण को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। डैश ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों के योग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी में दो एनर्जी हो गई ना, एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। एक मिनट रुकिए। चलिए तो आंसर आप लोग बताइए। देखो आप लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान है। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 1 ग्राम, एक दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 4 ग्राम। दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही है, मतलब इसकी और इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। चलो मान लेते हैं इसका वेग v1 होगा, इसका वेग v2 होगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/2। इसका द्रव्यमान कितना है? 1, है ना। अगर किलोग्राम में बदलना चाहते हो तो 1000 से भाग दे दो, इंटू v1 स्क्वायर। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/2। एम कितना है? 4। ग्राम में है, किलोग्राम में बदल लो, 1000 से भाग देंगे, इंटू v2 स्क्वायर। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी बोला जा रहा है दोस्तों, दोनों की काइनेटिक एनर्जी एक ही है, मतलब समान है। तो v1 और v2 के वेग का परिमाण का अनुपात बताना है, यानी v1 और v2 का आपको रेशियो निकालना है। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 1000 से 1000 कट जाएगा, तो आपको देखना है v1 स्क्वायर बटे v2 स्क्वायर कितना आ गया? 4/1 आ गया। क्लियर? अगर दोनों साइड अंडर रूट लोगे तो 4 बन जाएगा, 2 एक एक ही बनेगा, तो 2:1 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे।
देखिए दोस्तों, ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी वस्तु को अगर आप लोग लीनियर मोशन करवाना चाहते हो, है ना, लीनियर मोशन करवाना चाहते हो, तो आपको लगाना पड़ेगा क्या, फोर्स। और फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण, ये होता है आप लोगों का फोर्स। अगर आप लोग किसी बॉडी को रोटेट करवाना चाहते हो, रोटेशनल मोशन करवाना चाहते हो, घूर्णन गति करवाना चाहते हो, तो आप लोगों को लगाना पड़ेगा टॉर्क। जैसे यहाँ पर फोर्स होता है, वैसे यहाँ पर होता है टॉर्क। जैसे यहाँ पर मास होता है, यहाँ पर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उसको मैं लिख देता हूँ आई से। जैसे यहाँ पर दोस्तों लीनियर एक्सेलरेशन होता है, रेखीय त्वरण होता है, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, कोणीय त्वरण होता है, तो कोणीय त्वरण को मैं डिनोट करता हूँ अल्फा से। तो ये आई क्या है, ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण, और ये अल्फा क्या है, ये है आप लोगों का एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कोणीय त्वरण। तो ध्यान रखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण और एंगुलर एक्सेलरेशन कोणीय त्वरण का जो गुणनफल होता है किसके बराबर होता है, टॉर्क के बराबर होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। ये 9.8 स्क्वायर है ना, और ये 1/9.8 का होल स्क्वायर है। आप लोगों को बोला जा रहा है, अगर 1 किलोग्राम वस्तु को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों, कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, अगर आप लोग इसे h ऊंचाई तक उठाना चाहते हो, तो उसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसका फॉर्मूला होता है mgh। कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु को अगर आप लोग h ऊंचाई तक उठाना चाहते हो, तो जो वर्क करना पड़ेगा उसका फॉर्मूला होता है mgh। कितना द्रव्यमान था सर, m कितना था, 1 किलोग्राम। g की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 9.8। कितनी ऊंचाई तक उठाना है, 9.8। तो दोस्तों आंसर कितना हो जाएगा, 9.8 का होल स्क्वायर, इतने जूल आपको कार्य करना पड़ेगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। जब गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ये मान लीजिए कोई आपके पास में सिलेंडर है, ये क्या है, ये क्या हो गया, ठीक है, ये सिलेंडर है, इसमें मान लीजिए ये लगा हुआ है पिस्टन, इसके अंदर क्या है, मान लीजिए दोस्तों कोई गैस है ना। अगर मैं इस पिस्टन को दबाऊंगा, इस पिस्टन को दबाऊंगा, तो क्या अंदर का प्रेशर दोस्तों बढ़ेगा क्या, बिल्कुल बढ़ेगा। क्या अंदर का द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा क्या, अगर 1 किलोग्राम गैस थी तो गैस तो 1 किलोग्राम रहेगी, ऐसे थोड़ी अगर आप लोग इस पिस्टन को दबा दोगे तो गैस 1 किलोग्राम से 2 किलोग्राम हो जाएगी, 1 किलोग्राम से ½ किलोग्राम रह जाएगा। द्रव्यमान पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर आप लोग दबा के प्रेशर कम करना चाहो या पिस्टन को ऊपर उठाओगे तो अंदर के गैस का जो दाब होता है वो कम होता है, लेकिन द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, बताओ। आप लोगों से पूछा जा रहा है जो 1000 वॉट होता है ये किसके बराबर होता है। तो आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों, 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, 746 वॉट होते हैं, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था। तो कहीं ना कहीं 1 वॉट में कितने हॉर्स पावर होते हैं, 1 वॉट में 1/746 हॉर्स पावर होते हैं। आप लोगों से 1000 वॉट में पूछा है, तो 1000 वॉट में कितना हो जाएगा, इसको 1000 से गुना कर दो, तो 1000/746 करोगे, लगभग लगभग आपका आ जाएगा 1.314। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों को आपके रैंक शेयर कर देता हूं। आप लोग बताइए आपका क्या स्कोर रहा है, क्या रैंक आप लोगों की आई है। 873, 1003, 1001, 1408, 606, 1523, 623, 1120, 517, 969, 1510, 303, 1810, 1300, 337, कोई बात नहीं, 384, 237, 1463, 593, 344, 307, 683, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए दोस्तों ऐसे ही मेहनत करते रहिए। अब आप लोगों के मन में जो भी इच्छा है आप लोग मुझसे पूछिए ना। अब आप लोगों के मन में जो भी इच्छा है, मैं पिछले क्लास में आप लोगों से बात नहीं कर पाया था, बताइए। आप लोग कुछ बताता हूँ दोस्तों।